तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ठीक है भाई, पहले पार्ट में हमसे कहा गया कि किस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, उस गैल्वेनोमीटर की अगर हम वैल्यू देखें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर आपकी जो करंट मेजर करता है वो मिली एम्पियर में करता है। कितनी करता है? मिली एम्पियर में करंट मेजर करता है। तो और टिपिकली अगर हम उसके क्या नाम रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस उसका 20 ओम। ठीक है ना, 20 ओम जैसे रेजिस्टेंस है और मान लो उसमें से करंट कितनी जा रही है प्यारे बच्चों? 1 मिली एम्पियर। कितनी करंट जा रही है? 1 मिली एम्पियर उसमें से करंट, जो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देती है। ठीक है ना इतनी बात। अब अब अगर इस हिसाब से आप पोटेंशियल के नाम पोटेंशियल डिफरेंस को देखोगे तो कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो भैया 20 मिली वोल्ट होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत कम है। तो आप इसको कैसे इंक्रीज करोगे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस तो हम बहुत ज्यादा ग्रेटर, इससे बहुत ज्यादा वैल्यू को मेजर करते हैं। तो करते क्या है कि जब हमें गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? वोल्ट मीटर में करना है। तो हम एक सुटेबल हाई रेजिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में लगा देते हैं। किसको? एक क्या नाम हाई रेजिस्टेंस को, एक गैल्वेनोमीटर बात समझ में आ रही है कि भाई बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, तो हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे? देखो, जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? हाई। ठीक है ना। और आपने पढ़ा भी था कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी। तो हम क्या कर रहे हैं? उस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे? उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को लगा दो। तो गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, गैल्वेनोमीटर इन सीरीज with a high resistance, with a high resistance। क्लियर है? जो ये रेजिस्टेंस होता है ना प्यारे बच्चों, इसको हम मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। हाई रेजिस्टेंस आर, इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर, कॉल्ड मल्टीप्लायर। क्लियर है? इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। बात समझ में आ गई। तो कैसे बदलना है? तो मैंने आपको बताया कि आप किसके साथ, एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो। किसको प्यारे बच्चों? हाई रेजिस्टेंस को। तो चलो भाई कर देते हैं। ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? और इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हो गई आपकी फुल डिफ्लेक्शन करंट और ये हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वोल्ट मीटर। हाँ या ना? तो समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को? तो एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर। तो अगर पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल IG इंटू जी प्लस आर। तो ये छोटा सा फॉर्मूला हम याद रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, तो पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरा क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर ऑफ ए सर्टेन रेंज इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 980 ओम इन सीरीज। ठीक है भाई, हमें क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस मेंशन है। चलो भाई, रेजिस्टेंस कितना है? तो भैया जब रेजिस्टेंस 980 है, ठीक है ना, और क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ 470 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रेंज गेट्स हाफ। ओके, पहले लगाया V1 इज इक्वल टू IG इनटू आर। कितनी वैल्यू है हमारे पास? 980। किसकी है? सीरीज की। ये हो गया। क्लियर? इतनी बात। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलो भाई, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को जी मान लेते हैं। ठीक है ना, जी मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अरे फिर से आ गया क्या? ये क्या मान लेते हैं इसको? जी। चलो भाई, तो मैंने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी ले लिया। ये पहला केस हो गया। इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो। दूसरे वाले में प्यारे बच्चों जो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा गया है वो कितना है? 470। कितना है? 470। बात समझ में आ गई कि पहले केस में जब आपको 980 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा गया था तो कुछ वोल्टेज मिला, और अगली बार जब 470 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा गया तो जो रेंज हो गई ना प्यारे बच्चों वो हाफ हो गई। तो यानी कि एक तरह से V2 दिया हुआ है।
अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, V1 और V2 को डिवाइड कर दूं, चलो भाई कर देते हैं, तो कितना आएगा? तो देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस 980 था, और आपके पास दूसरा कितना था? G प्लस 470। अब अगर ये तो कैंसिल हो गया, दूसरा जो V1 है, V2 है, वो V1 का आधा है, हाफ रेंज है, तो ये भी चला जाएगा। तो G प्लस 980 अपॉन G प्लस 470, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू G प्लस 470 इज इक्वल टू G प्लस 980। तो 2G प्लस ये हो जाएगा आपका 940 इज इक्वल टू G प्लस 980। तो ये आ गया G इज इक्वल टू 40 ओम। तो उस गैल्वेनोमीटर का प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस कितना है? तो 40 ओम है। दोनों बातें क्लियर होगी, आसान है। देखो फॉर्मूला याद रखो, और कैसे बदल रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में अगर हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हम उसे वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। क्लियर इतनी बात? चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, यही इसका प्रिंसिपल है। बात समझ में आई? एक बार हम कर भी चुके हैं या दो बार, कोई बात नहीं, दूसरी बार लिखते हैं। तो इट्स ऑपरेशन is based on its operation is based on the principle that when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, the coil experience a torque। बात क्लियर है? तो प्रिंसिपल तो समझ में आ गया कि भाई अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो भैया वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरा कह रहा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड कह रहा है सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इन द गैल्वेनोमीटर एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट सेंसिटिविटी। चलो भाई एक एक करके अब इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं या क्या नेसेसरी है उसकी। देखो बच्चों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, पहले इस पर आओ। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, वो आपका ऐसा समझो कि जो प्लेन होता है कॉइल का, प्लेन ऑफ द कॉइल, वो कैसा होना चाहिए? तो प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से देखो आपके पास अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगी। देखो बनाकर दिखा देता हूं। ये कर्व पीसेस में होते हैं आपके, ये आपका मान लो नॉर्थ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा बना के। और ये साउथ है, और ये आपका जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है ये, ठीक है इतनी बात। ये तो इस पे जो आपका जो कोई क्या नाम मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आप समझ लो कि सीधी सी बात है कि भाई जो इस तरह से आपको ये होगा। तो क्या है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है? तो प्यारे बच्चों हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम टॉर्क। मैं लिख देता हूं कि भाई कर क्या रहे हैं हम कि कॉइल ऑलवेज, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कर रहे हैं? कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द फील्ड, और इसकी वजह से फील्ड एंड टू हैव अ मैक्सिमम टॉर्क। समझ में आ गया? कोई पूछे कि भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप कहोगे कि सिंपल जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कॉइल के
प्लेन के पैरेलल होता है और उसकी वजह से हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है और आपने पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू mv sin थीटा। क्लियर है इतनी बात समझ में आ रही है ना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या कि प्लेन कोयल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और हमें मैक्सिमम टॉर्क देगा। पहली बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इन अ गैल्वेनोमीटर। देखो बच्चों, जो आपके पास सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है उसकी हाई परमेबिलिटी होती है और वो उस करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज भी करती है। ठीक है ना, दो बातें हो गई। पहली बात कि भाई उसकी हाई परमेबिलिटी है, क्या है, हाई परमेबिलिटी। चलो भाई, तो हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसकी हाई परमेबिलिटी है एंड इट इंटेंसिफाई इंटेंसिफाइज द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, इंटेंसिफाई करती है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, एंड इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ, या इंक्रीज द सेंसिटिविटी कह सकते हो कि किसकी सेंसिटिविटी बढ़ा रही है, गैल्वेनोमीटर की। तो बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई कि भाई अगर आप क्या बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, उसने कहा था ना कि क्या सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इन गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि उसकी हाई परमेबिलिटी और इंटेंसिफाई कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्या कहता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट सेंसिटिविटी। ठीक है भाई, करंट सेंसिटिविटी का भी लिख देते हैं कि क्या आपका एक्सप्रेशन था। तो करंट सेंसिटिविटी तो याद होगी ना, क्या थी करंट सेंसिटिविटी, बताओ। कि अगर मैं यूनिट करंट को फ्लो कराता हूं, जो भी डिफ्लेक्शन मिल रहा था उसे हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और भैया करंट सेंसिटिविटी आपकी थी थीटा अपॉन आई, या आप लिख सकते हैं NAB/K। ये आपका एक्सप्रेशन है करंट सेंसिटिविटी का। चलो भाई, ये बात भी क्लियर होगी। आगे क्या पूछता है, कैन गैल्वेनोमीटर हैज बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। हाँ बिल्कुल, हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं करंट मेजर करने में। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमने तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी बदल लिया, हमने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में भी बदल लिया। तो हाँ, हम गैल्वेनोमीटर की मदद से करंट मेजर कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। बात तो समझ में आ गई सब कि भाई प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कोइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो प्लेन ऑफ कोइल के पैरेलल है तो इसको रेडियल मैग्नेटिक, और वो आपको मैक्सिमम टॉर्क देता है। बात क्लियर हो गई, पक्का। चलो भाई, क्या कहता है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि क्या प्रिंसिपल है, कि सीधी सी बात है कि भाई अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कोइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो भैया वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। चलो, ये तो अभी लिखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या कह रहा, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, ओके, is converted into voltmeter to measure up to V volt by connecting a resistance R1 in series। अच्छा जी, ओके, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले वो लिखते हैं। V इज इक्वल टू होता है IG इंटू G प्लस R। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। इसका यूज करेंगे तो पहले कितने को जोड़ा है, R1 को ऐड किया है। ठीक है भैया, तो R1 इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। आगे क्या कहता है, इफ ए रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट देन इट कैन मेजर अप टू V बाय वोल्ट। ठीक है भाई, अगर आप R2 रेजिस्टेंस को जोड़ते हो तो ये V/2 वोल्टेज को मेजर कर रहा है। चलो भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड, आगे क्या बोलता है, इट कैन मेजर अप टू इतना। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 R2 रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू ए वोल्टमीटर दैट कैन रीड अप टू 2V। चलो भाई, अब वो 2V वोल्ट को मेजर करता है, यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि R3 है तो R3 होगा 2V अपॉन IG माइनस G। ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। तो हमने इस इक्वेशन, इस वाले फॉर्मूले की मदद से तीन इक्वेशन बना ली प्यारे बच्चों। एक बार R1 जोड़ा है, एक बार R2 और एक बार मान लिया R3 है। अब मेरे को R3 निकालनी है।
क्या करता हूं, जो आपको पहली इक्वेशन दी है, दूसरी दी है, उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो भाई करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, R1 माइनस R2, जी से जी तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा V अपॉन आई जी माइनस V अपॉन 2IG। तो यहां से सोल्व करोगे तो R1 माइनस R2 मिलेगा V अपॉन 2IG। तो V अपॉन आई जी की वैल्यू आ गई कितनी, 2 टाइम्स R1 माइनस R2 आ गई। अब इसे पहली इक्वेशन में रख दो V अपॉन आई जी की जगह पर। चलो भाई, तो क्या आता है, R1 2 R1 माइनस R2 माइनस G। तो यहां से G की वैल्यू आ जाएगी 2R1 माइनस 2R2 माइनस R1। तो क्या आ गई प्यारे बच्चों, G की वैल्यू R1 माइनस 2R2, दोनों वैल्यू आ गई। एक हमने G की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, और एक में हमने V अपॉन आई जी की वैल्यू निकाल दी। अब इन दोनों वैल्यू को प्यारे बच्चों आप इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो, V अपॉन आई जी की जगह पर और G की जगह पर रख दो। चलो भाई, तो हमारे पास R3 आ जाएगा, कितनी वैल्यू है उसकी, तो 2 इंटू 2 R1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस 2R2। ठीक है, अब देखो 4R1 माइनस के 4R2 माइनस के R1 माइनस माइनस प्लस 2R2, तो ये आ जाएगा 3R1 माइनस 2R2। सही है प्यारे बच्चों, तो आपके पास R3 निकल गई है किसकी फॉर्म में, R1 और R2 की फॉर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एक बार आपने रेजिस्टेंस जोड़ा R1, वोल्टेज मिला V, आपने जोड़ा R2, वोल्टेज मिला V/2। अब बोल रहा है कि अगर हम R3 को जोड़ देते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो डबल हो जाता है, 2V हो जाता है। तो बताओ R3 की वैल्यू क्या है। तो आराम से तीनों इक्वेशन बनाई, वो कर दिया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलें बढ़े आगे, चलो। कह रहा व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल इन मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको क्या कर रहा है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। क्या देने का काम कर रहा है, मैक्सिमम, इसलिए हम करते हैं। और एक्सप्लेन हाउ इट इज अचीव, कैसे अचीव कर सकते हो। तो जो आपके जो पीसेस होते हैं मैग्नेट के, उनको हम किस शेप में रखते हैं, तो भैया हम उसको कॉनकेव शेप में ले रहे हैं, जो हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे, तो जो हमारे पास पोल पीसेस हैं, पहली बात याद रखोगे कि जो पोल पीसेस हैं, कौन से हैं, पोल पीसेस इन द शेप ऑफ कॉनकेव, इन द शेप ऑफ कॉनकेव फेसेस, ये आप याद रखोगे ताकि आपको क्या मिल सके, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। क्लियर है ना इतनी बात, क्या मिल सके, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है कि रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड इस कोइल के प्लेन के पैरेलल होता है तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है प्यारे बच्चों वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है और वो आपको मैक्सिमम टॉर्क देता है। तो हम इसकी जो पीसेस हैं उसको कॉनकेव शेप में रखते हैं जिससे मिले। और सॉफ्ट आयरन कोर, सेकंड बात क्या कि हम क्या यूज कर रहे हैं, तो हम सॉफ्ट आयरन क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द कॉइल, वही हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो दो चीजें हैं, एक तो कॉनकेव शेप और दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो भाई आगे क्या कहता है, A galvanometer of resistance G can be converted into a voltmeter of range 0 to B volt by connecting a resistance R in series with it. How much resistance will be required to change its range from 0 to B/2? चलो भाई, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदल रहे हैं, तो बदल देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर, ये पहली इक्वेशन है। अब उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि अब हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू B/2। B/2 उसकी रेंज कर देते हैं, तो कितना रेजिस्टेंस ऐड करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप G प्लस आर डैश ले लो, हाँ या ना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो,
दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो भैया। तो v अपॉन vy2 ig g प्लस आर कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और आपके पास नीचे हो गया आई जी और g प्लस आर डैश। तो भैया आई जी से आई जी चला गया, v से v चला गया, तो क्या 2g प्लस आर डैश इज इक्वल टू g प्लस आर। तो 2g प्लस 2r डैश इज इक्वल टू g प्लस आर। तो ये आ जाएगा आपका r डैश हो जाएगा कितना, r माइनस जी डिवाइड बाय 2। क्लियर है इतनी बात। तो प्यारे बच्चों ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप जोड़ोगे सीरीज में तो भैया आपको Vy2 वोल्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इतनी बात तो क्लियर होगी ना कि गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्ट मीटर में बदलना चाह रहे हैं तो तभी बदल सकते हैं जब आप हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ें। क्लियर है इतनी बात। चलो बढ़ते हैं आगे। ए अल्फा पार्टिकल, a deuteron and a proton enter into a uniform magnetic field normally with the same kinetic energy, describe circular path and find the ratio of radii। देखो बच्चों, अगर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली एंटर करता है तो उसका जो पाथ होता है ना प्यारे बच्चों, वो सर्कुलर पाथ होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अब याद रखोगे आप कि सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। आगे काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, तो मैंने आपको बताया था जो चीज सेम दी हो उसी के फॉर्मूले को लिखो। तो फॉर्मूला याद होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk ओवर बी क्यू। अब देखो यहां पर सब कुछ कांस्टेंट है। कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, देखो दो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड। तो सिर्फ वेरिएबल के नाम पर दो ही लोग हैं, मास अपॉन चार्ज। तो अंडर रूट m अपॉन के ही वेरिएबल है, ठीक है। इतनी बात हमसे पूछिए द रेशियो ऑफ रेडियाई, ठीक है भाई निकाल देते हैं अभी। तो हमारे पास ये तो कौन कौन से लोग हैं, एक है अल्फा, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अल्फा अल्फा है और आपके पास ड्यूट्रॉन है और आपके पास प्रोटॉन है। देखो बच्चों, जो अल्फा होता है उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास का तो 4 गुना होता है। मास कितना है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना, और जो चार्ज होता है ना उसका डबल होता है, तो 2qp। ड्यूट्रॉन का जो मास है वो डबल होगा लेकिन चार्ज वही होता है जो किसका है, आपका प्रोटॉन का। तो ये चीजें तो कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा, √4 का भी 2 चला गया, तो रेशियो आएगा 1:√2:1। ये अपना रेशियो आ गया। कोई दिक्कत तो है नहीं, पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार और कर लिया। अब क्या कह रहा है, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल ACD इज शोन इन फिगर सो दैट कॉइल इज अनस्टेबल इन इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, आपको क्या निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करो, उंगलियों को करंट की डायरेक्शंस में घुमा दो। जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन में घुमाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, देखो घुमाओगे उंगलियों को सीधे हाथ की, सीधे हाथ की। जैसे ही आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो आपको नजर आएगा कि जैसे ही उंगलियों को आपने करंट की डायरेक्शन में घुमाया, अंगूठा आपका इनवर्ड होगा, ठीक है भाई। क्या होगा, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसमें अंदर की ओर आपको मिलेगा। किसकी ओर मिलेगा, अंदर की ओर, ठीक है। इतनी बात तो सीधी सीधी सी बात मैं लिख देता हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। कितना है, इनवर्ड। कैसे निकाला, तो भैया उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाया, किधर घुमाया, करंट की डायरेक्शन में, और आपको मिला इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है ना। उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठे को देखो। अगला क्या कहता है, व्हाई डू वी यूज अ लो रेजिस्टेंस अमीटर इन ए सर्किट टू मेजर करंट। देखो बच्चों, जो अमीटर है, दो अमीटर, अगर देखो इसने क्या बोला है कि लो रेजिस्टेंस। एक बात सोचो कि अगर मैं अमीटर के रेजिस्टेंस को हाई कर देता हूं और फिर मैं उसको सीरीज में जोड़ूंगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना वो भी तो बढ़ जाएगा। खुद सोचो ना कि अगर मैं अमीटर को सीरीज में जोड़ रहा हूं और हाई रेजिस्टेंस जोड़ दूं, एक बात सोचो, तो रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा, बढ़ा,
तो सर्किट की करंट पर भी तो फर्क पड़ेगा। इसलिए हम, ताकि वो करंट पे चेंज ना हो, करंट ना घटे, इसलिए हम क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि लो रेजिस्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि करंट डिक्रीज ना हो। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is bound over a metal frame to reduce hysteresis, increase current sensitivity या increase moment of inertia। देखो बच्चों अगला क्या है, provide electromagnetic damping। The coil of moving coil galvanometer is bound over a metal frame। देखो metal frame पर उसको बाउंड करने का जो मेन रीजन है वो होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो। क्या प्रोवाइड कराए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये होती क्या है? देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब यह है कि आप जो इंड्यूस्ड करंट आ रही है, क्या आ रही है, जो करंट आपके पास आती है, उस इंड्यूस्ड करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आप उसको कम कर सकते हैं, या उसको आप खत्म कर सकते हैं बिना आप कॉइल को टच किए। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का आप सीधा सा मतलब ये समझे कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसको आप कंट्रोल या स्लो या आप उसको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है? और जो हम फ्रेम लगाते हैं, इसी की वजह से हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनता है। क्या बनता है? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्लियर बात समझ में आ रही है कि जो भी इंड्यूस्ड हुई है करंट, उसको स्लो कंट्रोल या खत्म या स्टॉप करने का काम करता है वो मेटेलिक फ्रेम। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इसका आप याद रखोगे कि क्यों बांध रहे हैं मेटेलिक फ्रेम पर, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोवाइड हो। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20%। इफ इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो बच्चों, जो हमारी करंट सेंसिटिविटी है, यानी कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है एस आई है, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है मैं उसे एस बी ले रहा हूं। तो जो एस बी है वो आपकी एस आई अपॉन आर होती है। ये आप फॉर्मूला याद रखो। ठीक है ना? अब उसने क्या कहा कि करंट सेंसिटिविटी को 20% से बढ़ा दिया, तो जो दूसरी करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी उसे एस डैश आई मानते हैं, वो पहले वाले से कितनी ज्यादा हो रही है? तो भैया 20% बढ़ा दिया गया है। कितने परसेंट? 20। तो ये आ जाएगा, आप सोल्व करोगे तो 120 अपॉन 100, एलसीएम ले लेना एस आई। तो भैया ये आपका हो जाएगा कितना? 1.2 एस आई। ठीक है ना इतनी बात? अब एक बात और बोली है कि जो रेजिस्टेंस है वो 25% से बढ़ा दिया है, तो जो आर डैश होगा वो आर प्लस आर इंटू 25/100। तो ये आ जाएगा 125 अपॉन 100 इंटू आर, यानी 1.25 आर। सही है? तो जो नई करंट सेंसिटिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, उसे भी लिख लेते हैं। तो जो आप वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, तो एस डैश आई अपॉन आर डैश, तो ये हो गई 1.2 एस आई अपॉन 1.25 आर। ठीक है ना? ये हो गई। चाहो तो थोड़ा सिंपलीफाई, ऊपर आपका ये है, ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं और यहाँ 0, तो ये 25 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। 25 से तो 5 से काटते हैं पहले तो इसको, चलो 5 से तो जा ही रहा है ना, 5 से हो जाएगा 24 और ये 5 से हो गया 25, 25 से तो जाएगा नहीं ना। तो 24 अपॉन 25 कितना हो गया? एस आई अपॉन आर, या आप लिख सकते हो 24 अपॉन 25 एस बी। ठीक है ना? ये वोल्टेज सेंसिटिविटी तो है और कुछ थोड़ी है ये। तो ये हमने क्या करा है, देखो दोबारा सुनो, कि हमने करंट सेंसिटिविटी को 20% से बढ़ाया और रेजिस्टेंस को 25% से बढ़ा दिया। अब ये देखना चाह रहे हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो अब इसे देखो, ये 24/25 हो गया, तो इसका मतलब जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना वो घटी है ना, डिक्रीज हुई है, ये तो कंफर्म हो गया है। और आप नहीं पता चल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप परसेंटेज चेंज निकालें। परसेंटेज चेंज यानी कि फाइनल कितनी है? 24 अपॉन 25 वोल्टेज सेंसिटिविटी माइनस ओरिजिनल सेंसिटिविटी अपॉन ओरिजिनल सेंसिटिविटी इनटू 100।
तो जब आप सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 24/25 -1 इंटू 100। एलसीएम आप ले लोगे तो 24/25 इंटू 100। तो प्यारे बच्चों आपको ये -4, तो जो माइनस है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो डिक्रीजेस बाय 4%, यानी 4% से घट जाएगी। तो ऑप्शन देखो, डिक्रीज बाय 4%। बात क्लियर हो गई ना भाई। करंट सेंसिटिविटी होती है आपके पास, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला तो देखो आपको पता ही है, नहीं तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NAB/K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का होता है NAB/KR। ये याद रखना दोनों फॉर्मूले, और ये इन दोनों का रिलेशन। तो उसने कहा था कि करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमने निकालने थे। निकल गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है ये 81, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर we must connect a suitable high resistance in series to it. The ammeter with increased range should be a high resistance. देखो बच्चों, to increase the range of ammeter, suitable low resistance would be connected in parallel. देखो भाई, अगर हम अमीटर की रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। क्लियर है? तो ये जो असर्शन है ना वो गलत है। और रीजन क्या कह रहा है, द मीटर विद इंक्रीज रेंज शुड बी हाई रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। लो रेजिस्टेंस होगा तब उसकी जो रेंज होगी वो इंक्रीज होगी। क्लियर है इतनी बात? तो क्या बात क्लियर हो गई कि भाई अगर मैं अमीटर में, किसमें प्यारे बच्चों, अमीटर में अगर लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ूंगा तभी उसकी रेंज इंक्रीज हो सकती है। तो ये दोनों ही गलत हो गए, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो गया डी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का देख लो एक बार। चलो भाई क्या कहता है 82, ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर by increasing the number of turns may not necessarily increases voltage sensitivity। देखो बच्चों, जो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक करंट सेंसिटिविटी पर भी और रेजिस्टेंस पर भी। ठीक है ना, दोनों चीजों पर डिपेंड कर रही है। अब अगर मैं ऐसा सोचो, करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, मैं अगर एन को बढ़ा रहा हूं तो सिंपल सी बात है मैं रेजिस्टेंस भी तो बढ़ा रहा हूं ना। नहीं समझ में आई बात? कि अगर हमने करंट सेंसिटिविटी का भी फॉर्मूला ये पीछे लिखा था, ये रहा, इसमें देखो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं तो सीधी सी बात है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है ये भी तो है। अगर मान लो ऐसा हुआ कि रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया करंट सेंसिटिविटी के कंपेयर में, तो भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी तो घट भी सकती है ना। तो वही जरूरी नहीं है कि आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ टर्न से तो करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा बढ़ेगी भी, और हो सकता है घट भी जाए। ठीक है? द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल सही बात है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के साथ, इसीलिए करंट सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछो। बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, ए गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस G, अ करंट IG flowing in it produce full scale deflection. S1 is the value of shunt which converts into an ammeter of range 0 to I, and S2 is the value of shunt for range 0 to 2I in the ratio। देखो बच्चों, हमने देखा था कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमीटर में, तो हम पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को लगाते थे। कुछ याद आ रहा है? एक स्मॉल रेजिस्टेंस को लगा रहे थे। यहां से जो करंट आ रही है आई, वो इधर आपकी आई जी, और ऊपर थी आपके पास आई माइनस आई जी। ऐसी तो था। तो हमारे पास जो एस का जो फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, वो था आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये तो था। अब उसने कहा कि जो S2 है उसमें क्या होगी, करंट की जो रेंज है वो 2I। ठीक है भाई, इसे आप S1 नाम दे दो, और S2 हो जाएगा IG इंटू जी
अपॉन 2i माइनस आई जी। क्लियर है इतनी बात। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड, रेशियो पूछा ना, तो S1 अपॉन S2 आ जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, और नीचे आ जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन 2i माइनस आई जी। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या मिला, 2i माइनस आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो ये आपका रेशियो आ गया उस शंट रेजिस्टेंस का। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों सी ऑप्शन है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर सस्पेंडेड बाय a distance d carry a current I in each in the same directions। देखो बच्चों, आपके पास दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ऐसा आप समझें, दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है, आई है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। सेम डायरेक्शन में करंट है, ये तो क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया था अगर डायरेक्शन सेम है तो भैया अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था बताओ जल्दी से, है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 डी। करंट आप में सेम दी हुई है तो I इंटू आई अपॉन 2 डी, तो आ गया म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 डी। तो ये आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा और अट्रैक्ट करेंगे। तो क्लियर है इतनी बात। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भैया, ए, कि अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो आपका म्यू नॉट आई स्क्वायर ओवर 2 डी होगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़े। असर्शन है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर द सेम मोमेंटम बी इन द मैग्नेटिक फील्ड देन बोथ डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। देखो बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू एम बी ओवर बी क्यू है। अब R इज इक्वल टू पी अपॉन बी क्यू भी लिख सकते हो। क्या बोला है कि जो मोमेंटम है ना वो दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम, चार्ज सेम, तो भैया रेडियस तो सेम होगी ही। तो ये क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग, इतना ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। असर्शन भी सेम है, रीजन भी सेम सही है, और भैया एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आसान से क्वेश्चन है, अगले पर आते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर इज बैंड अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर लूप एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर द मैग्नेटिक मोमेंट। देखो बच्चों, एक वायर है, अब उसको आप किस फॉर्म में बना रहे हो, तो भैया आपने उसको एक सर्कुलर लूप दे दिया। चलो भाई अच्छी बात है, सर्कुलर लूप दिया है, ठीक है, ये करंट हो गई। अब जो लेंथ है ना उसकी, लेंथ ऑफ द वायर वो हमें मेंशन है, जो लेंथ ऑफ वायर है प्यारे बच्चों वो दी हुई है 4.4 मीटर, और जो सर्क्यूमफेरेंस, अगर मैं इसकी रेडियस को r मान लूं तो सर्क्यूमफेरेंस होती है 2πr इज इक्वल टू 4.4। पाई की वैल्यू आपके साथ है 22/7, रेडियस r है 4.4, तो सिंप्लीफाई करोगे तो प्यारे बच्चों रेडियस 0.7 मीटर आ जाएगी। चलो रेडियस आ गई। अब मैग्नेटिक मूवमेंट आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कितना, तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I इंटू ए। करंट कितनी है, तो भैया करंट है 1, ठीक है। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर रेडियस है 0.7, पाई आपके पास है कितना 3.14 या 22/7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.7 इंटू 0.7, ये कैंसिल हो गया, 0.1 तो आ जाएगा आपका 22 इंटू 0.07 यानी कि 1.54 मीटर स्क्वायर एम्पियर। एम्पियर भी चलो अभी आगे लिख लेते हैं पहले, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर 1.54। अब ऑप्शन देखो, हाँ भैया तो बी ऑप्शन मैच करता है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है, क्वेश्चन आसान था। पहले हमने क्या करा, लेंथ जो दे रखी थी उस लेंथ की मदद से पहले हमने उसकी रेडियस निकाल ली, रेडियस से एरिया निकाल दिया।
क्लियर होगी बात? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपका मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। ठीक है, मैं अब आपको सारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इसमें टॉपिक में दे रहा हूं कि भाई वो करता क्या है, क्या काम है, क्या करंट सेंसिटिविटी है, सब, चाहे इसमें कुछ भी पूछा हो, ठीक है ना, वो सब कुछ आ जाएगा। तो ध्यान रखना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका कन्वर्जन हो, करंट सेंसिटिविटी हो, कुछ भी हो। मैं क्लियर आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले काम क्या है, तो काम सुनते ही दिमाग में क्या आएगा कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है प्यारे बच्चों जो करंट को स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। क्लियर होगी बात? तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, पूरी चीजें बताऊंगा एकदम, ठीक है ना, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो सके। अब इस ऐसा मत सोचना कि इस क्वेश्चन में तो ये पूछा था आपने ये करा दिया, सब करा रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन, तो पहली बात क्या समझ में आई कि भाई ये किस काम आ रहा है, डिटेक्ट करने के, और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा एक बात समझ में आ गया है कि भैया गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। चलो भाई क्लियर है इतनी बात, गैल्वेनोमीटर काम तो समझ में आया। अब इसके प्रिंसिपल की बारी है। चलो भाई अब इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब ये। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। तो इसका हम लिख सकते हैं इट्स ऑपरेशन is based on the principle that when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, the coil experience a torque। तो दो बात क्लियर हो गई कि जैसे ही आपके दिमाग में आए कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, तो समझ में आए कि एक ऐसी डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है, और उसका जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप करंट कैरिंग कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। क्लियर? कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला क्या आप सोचें कि आपके पास एक बिल्कुल सेंटर में सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर बना दी। चलो भाई सॉफ्ट आयरन कोर देखते हैं। ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ये सिलेंडर है, आप इसको, वो डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर, अभी देखो आएगा, मैंने यहां पर जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या लिया हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर एक फ्रेम है। क्या है इसके ऊपर? एक फ्रेम। चलो भाई एक फ्रेम बना देते हैं। ये आपका एक फ्रेम हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर मेरे को इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटना है। ठीक है ना, किसको लपेट रहे हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर को। चलो भाई लपेट देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर को, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, कॉपर वायर को लपेट रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये जो थोड़ी सी लाइन आपकी टेढ़ी ना हो जाए, बस ये है। तो हमने क्या करा है कि किसको अभी तक क्या क्या चीजें बताई। देखो जो सबसे अंदर आपको दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल, ये आपका सॉफ्ट आयरन, ये वाली जो चीज है ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर तो समझ रहे हैं ना।
सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। और उसके चारों तरफ मैंने क्या करा, एक फ्रेम बनाया और उस फ्रेम पर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया। इस कॉइल को हम नाम दे रहे हैं पी, क्यू, आर और S1, ये नाम दे दिया, ठीक है। और जो ये ऊपर वायर आपको दिखाई दे रहा है अभी, चलो पहले, और इसके जो हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट वो हमेशा आपकी कर्व पीसेस में रहेगी। किस पीसेस में रहेगी? कर्व पीसेस में। चलो भाई इसको भी बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपकी, चलो ये हो गई आपकी क्या, कर्व पीसेस में क्या, मैग्नेट। देखो मैग्नेट को कर्व पीसेस में लेने का जो रीजन है ना बच्चों, वो ये है कि ये आपको प्रोवाइड कराएगी क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका नॉर्थ है, ऐसे ही इधर आप क्या बना सकते हैं, साउथ। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों साउथ, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपकी, ये बन गई, ये हो गया साउथ। तो ठीक है, अभी तक क्या क्या आया कि बीच में आपका क्या है, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, उसके ऊपर एक फ्रेम रखा है और उस पर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया। और ये जो आपको दिख रही है, ये कर्व पीसेस में जो आपको परमानेंट मैग्नेट है, ये आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देती है। अभी बताऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, ठीक है। और इस पूरे जो सिस्टम को, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम एक क्या बोलते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं, नॉन मेटेलिक बॉक्स में। चलो भाई एक नॉन मेटेलिक बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। पूरा नॉन मेटेलिक बॉक्स में बंद करने का रीजन है कि डिस्टरबेंस जो एयर या किसी और वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, वो डिस्टरबेंस ना हो, बस ये मेन रीजन है, और कोई ऐसा रीजन नहीं है, ठीक है इतनी बात। इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है ना। चलो भाई, और ये आपके क्या होते हैं, स्क्रू लेवल लगा देते हैं नीचे, ताकि इसको बैलेंस रखा जा सके। ये यहां पर क्या लगा दिए, स्क्रू से बना दिए। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ये आपका पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। और यहां पर इस जगह पर ये हम दो टर्मिनल बनाते हैं जहां से इस वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये, ठीक है। ये इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। ये करंट जा रही है इस तरह से, करंट ऐसे फ्लो होती हुई जा रही है, ठीक है ना। ये करंट इस तरह से करंट आ रही है, और ये, ठीक। और यहां से एक स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं। ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक स्प्रिंग को। इसको यहां से ये स्प्रिंग कनेक्ट हो गया, और इसको कनेक्ट कर देते हैं कि यहां से एक और स्क्रू लगाया जाता है, टर्मिनल और होता है ये, ठीक है ना। ये पूरा ये आपका कनेक्ट हो गया, ये सही है इतनी बात। ये आपका स्प्रिंग हो गया। अब देखो पूरा सिस्टम क्या है, अब थोड़ा आपको डायग्राम क्लियर नजर आने लगा होगा कि भाई ये जो आपके पास, ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। उसके ऊपर एक ये फ्रेम लगाया गया है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। ध्यान रखना, अगर फ्रेम रेक्टेंगुलर है तो अंदर सिलेंडर जो होगा वो आपका जो सॉफ्ट आयरन होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और अगर वो फ्रेम कैसा है, सर्कुलर है, तो वो स्फेयर होगा। और फिर उसके ऊपर हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा हुआ है। दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल T1 है और दूसरा टर्मिनल T2 है। क्लियर इतनी बात? और ये जो आपको दिख रही हैं, ये आपकी परमानेंट मैग्नेट है, जो क्या प्रोड्यूस करती है ये, और ये जो होते हैं ना कॉनकेव शेप में होती हैं। कौन से शेप में? कॉनकेव शेप होती है इनकी, ताकि ये क्या दे सके प्यारे बच्चों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराता है। और ये जो आपको नीचे स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, इस स्प्रिंग के जो काम है, चलो वो भी बता देता हूं। इस स्प्रिंग का सबसे पहला काम है कि ये क्या करता है, कॉइल को पोजीशन में रखता है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। पहली बात, सर्किट को क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। चलो भाई सर्किट कंप्लीट कर दिया इसने। दूसरा, जो कॉइल है उसको पोजीशन में रखता है, कॉइल इन पोजीशन में रखने का काम हो गया इसका। और रीस्टोरिंग टॉर्क देता है, जो मेन काम है इसका वो रीस्टोरिंग टॉर्क है।
बैलेंस तो कर ही रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क भी देता है। तो अभी तक हमने गैल्वेनोमीटर सुनते ही दिमाग में क्या है कि पहला कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट और मेजर करता है स्मॉल करंट को। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो भैया वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर एक मिरर भी लगा होता है, वो मिरर किसका काम करता है, आपका पॉइंटर या लगा सकते हो, या फिर वो ये बताता है कितना डेविएशन हो रहा है जो भी मिरर होगा। एंड दिस हेल्प्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। ये ठीक है ना इतनी बात। अब देखो ये समझ में तो आ गया पूरा डायग्राम कि भाई एक परमानेंट मैग्नेट है जो कर्व पीसेस में ली गई है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। अंदर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रखा हुआ है, वो भी सॉफ्ट आयरन भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने का काम करता है। और रेक्टेंगुलर कॉइल है और यहां से आपकी करंट आती है और स्प्रिंग से ये ऐसे, जो स्प्रिंग का काम है वो मेन आपको दिखाई दे रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और रीस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है। अब काम कैसे होगा, अब ऐसा समझो जैसे ही करंट आई इसमें जैसे ही इस कॉइल में करंट आती है तो देखो आपके पास, ऐसे समझो कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसे हम जब किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और इसमें आप जैसे ही करंट पास कराते हो प्यारे बच्चों तो ये कॉइल रोटेट करती है। इस क्या होगा, रोटेट करेगी। क्लियर हो रही है बात, क्या समझ में आ रही है कि जैसे ही आपने करंट को फ्लो कराया, करंट फ्लो होते ही उस पर क्या होता है, एक टॉर्क लगना शुरू होता है। तो ये घूमेगी, क्या कर रही है, ये घूम रही है। और जब घूमेगी तो सोचो कि जो ये स्प्रिंग है नीचे, इस कोयल घूम रही है, तो ये जो वायर, जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर ना, ये वाला फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर होता है, ये ट्विस्ट करेगा। और जो ये स्प्रिंग है ये भी क्या करने लगेगा, ट्विस्ट करेगा, घूमने लगेगा इसके साथ साथ। अब आप सोचो कि जब स्प्रिंग को आप फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाता है। जैसे स्प्रिंग को हमने क्या करना, घुमाना शुरू किया, ट्विस्ट करने लगा, तो वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करता है। प्यारे बच्चों, एक रीस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है जैसे ही आपने उसमें करंट फ्लो कराई। यानी कि दो टॉर्क आ गए, एक करंट की वजह से और एक स्प्रिंग के रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। बात समझ में आई नहीं आई, ये बताओ। जो आपके पास, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, अब थ्योरी पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, कि दो टॉर्क आने लग रहे हैं इसमें। पहला आ रहा है, देखो मैं कुछ चीजें इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे n मैंने मान लिया है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। ए जो है प्यारे बच्चों, मैंने एरिया ऑफ द कॉइल लिया हुआ है, एरिया ऑफ द कॉइल। आई जो है प्यारे बच्चों, मैं करंट ले रहा हूं, करंट थ्रू द कॉइल, क्या ले रहा हूं, करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है इतनी बात। और जो आपके पास भी है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब जो आपने कॉइल में करंट फ्लो कराई उसकी वजह से जो टॉर्क आया उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होगा प्यारे बच्चों, उसका भी आपने देखो फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, टॉर्क का टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा या एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू तो 90 है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टॉर्क आपके पास आ गया एन आई ए बी, सही है। अब जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपका जो स्प्रिंग है वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क देगा। तो भैया रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसकी वैल्यू आपके पास है के थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, के थीटा। अब जो आप दोनों टॉर्क को बैलेंस करा दो, यानी कि एन आई ए बी इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम में तो यही होगा ना कि जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था वो रिस्टोरिंग टॉर्क से बैलेंस हो गया। तो आपके पास जो आई आया वो कितना हो गया, के थीटा अपॉन एन ए बी। जो हम इस टर्म को, जो ये आपको ये दिख रहा है ये कांस्टेंट है, इसको हम एक जी कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर, के अपॉन एन ए बी को। तो मैं कह सकता हूं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। कह पा रहा हूं नहीं कह पा रहा हूं, ये बताओ। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बात क्लियर हो गई। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो कि भाई हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर
आप करंट कैरिंग कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो भैया टॉर्क लगता है। कंस्ट्रक्शन में क्या बताया कि एक आपके पास सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है जो अंदर है, उसके ऊपर एक मेटेलिक फ्रेम है और उस पर आपने क्या करा गया है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा है, नीचे स्प्रिंग है और ये जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है वो कॉनकेव श्रेणी कर्व पीसेस में होती है जो कि एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। वो पूरा सिस्टम बंद होता है एक नॉन मेटेलिक फ्रेम के अंदर, बॉक्स के अंदर, जो डिस्टरबेंस को रोकता है। क्लियर? फिर मैंने बताया जैसे ही आप करंट को फ्लो कराते हो बच्चों तो उस पर एक टॉर्क लगता है, जैसे ही वो ट्विस्ट करेगा, जो ऊपर फॉस्फोर ब्रोंज वायर है वो भी ट्विस्ट कर रहा है, जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा, उसको एक रीस्टोरिंग टॉर्क देगा और जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आपको इसकी थ्योरी और इसका क्या नाम वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब दो चीजों और देखते हैं, सेंसिटिविटी और उसके टाइप्स। क्या है सेंसिटिविटी? देखो सेंसिटिविटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर एक लाइन में लिख दे रहा हूं, अ गैल्वेनोमीटर, देखो अगर पहले चलो बता देता हूं सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर आप स्मॉल करंट दें और आपको लार्ज डिफ्लेक्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों, इट्स कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर is said to be sensitive if a small current pass through it produce a large deflection क्लियर है इतनी बात कि अगर छोटी सी करंट फ्लो कराने पर आपको लार्ज डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं इट्स सेंसिटिव। क्लियर? अब दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चों, करंट सेंसिटिविटी। कौन सी? करंट। ठीक है भाई, तो करंट सेंसिटिविटी क्या कह रही है कि अगर आप यूनिट करंट को फ्लो कराते हो, यूनिट करंट को फ्लो कराने पर जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उसे बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। ठीक है ना? तो इट इज defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flow through it क्लियर है इतनी बात कि अगर आप यूनिट करंट फ्लो कराते हो तो जो भी डिफ्लेक्शन मिलेगा उसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। एस आई को लिख सकते हैं थीटा अपॉन आई। ठीक है, और अभी मैंने वैल्यू निकाली थी इसकी, तो आएगी आपके पास एन ए बी अपॉन के। क्लियर है? अब जो करंट सेंसिटिविटी है इसको मैं बढ़ा सकता हूं। देखो करंट सेंसिटिविटी की अगर यूनिट की बात करें तो रेडियन पर एम्पियर होती है, ये याद रखना। यूनिट इसकी यूनिट भी याद कर लेना। और इसे मैं बढ़ा सकता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाऊं तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता हूं। एरिया को बढ़ाकर भी मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता हूं और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर भी मैं करंट सेंसिटिविटी को प्यारे बच्चों बढ़ा सकता हूं। और स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के जो है उसे घटाकर भी अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो होगी करंट सेंसिटिविटी की अगर आप यूनिट करंट फ्लो कराते हो, जो भी डिफ्लेक्शन है उसे हम करंट सेंसिटिविटी बोल रहे हैं। अब बारी आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की। चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना इतनी बात। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी कि अगर आप यूनिट वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हो, यूनिट वोल्टेज अप्लाइड करने पर जो भी डिफ्लेक्शन है उसे हम बोल रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन produced in the galvanometer when a unit potential
difference, unit potential difference is applied across the terminals, across the two terminals of the galvanometer. क्लियर है इतनी बात कि जो भी आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल, यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हो, जो भी डिफ्लेक्शन मिलेगा उसे हम बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे NAB/KR। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, जो हमारी करंट और वोल्टेज है उसका भी रिलेशन देख लेते हैं, साथ साथ सब कुछ देख रहे हैं तो SB इज इक्वल टू होता है SI/R। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आता है ये कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएं तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो वोल्ट करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, वोल्टेज सेंसिटिविटी घट भी सकती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस इससे ज्यादा है या रेजिस्टेंस इससे कम है। अगर रेजिस्टेंस आपका SI से बड़ा है तो घटेगी, और अगर SI यानी करंट सेंसिटिविटी बड़ी है तो बढ़ेगी। क्लियर होगी इतनी बात। दोनों आगे सेंसिटिविटी क्लियर है ना। बात देख लो, हमने दोनों सेंसिटिविटी देख ली, करंट भी वोल्टेज भी हो रही है। अब देखो एक छोटी सी बात और याद रखते हैं कि जो हमारे पास पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम में आपका जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, मैंने आपको कई बार बता दिया, फिर दोबारा से बता रहा हूं। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना प्यारे बच्चों, वो आपका ऐसा समझो कि जो आपने सॉफ्ट आयरन कॉइल लगाई थी, दिखा दे रहा हूं, ये जो आपके पास सॉफ्ट आयरन कॉइल है, ये वाली है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जो है, इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का जो प्लेन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब देख रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि आपके पास जो ये कर्व शेप में क्या थी, मैग्नेट थी। ठीक है ना, और बीच में आपका सॉफ्ट आयरन सिलेंडर था। तो इस ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ना प्यारे बच्चों, वो इस कोइल के पैरेलल है, प्लेन के क्या है, पैरेलल है। यानी कि प्लेन ऑफ द कोइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड। तो इसकी वजह से, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ गया ना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो इसे आप चाहो तो लिख लो कि प्लेन ऑफ द कोइल, plane of coil is parallel to the field, parallel to field। ठीक है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। उससे फायदा क्या होगा, तो इसकी वजह से आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क। इसलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। चलो भाई, ये बात भी याद रखोगे आप। और जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन है, ठीक है ना, जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन थी, ये जो बीच में आपको दिख रही है सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन, ये जो होती है इसकी हाई परमेबिलिटी है, ये भी याद रखोगे। क्या याद रखोगे, हाई परमेबिलिटी। ठीक, इतनी बात। अब जो परमेबिलिटी का मतलब क्या था कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंडक्ट कर रहा है, कितना कंडक्ट कर रहा है वो उसकी परमेबिलिटी से होता है। अगर इसकी परमेबिलिटी हाई है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात। और जो फ्रेम था, मैंने आपको बताया, तो जो मेटेलिक फ्रेम था उसे लेने का रीजन था कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। तो समझ में आ गई बात। तो देखो सारी चीजें हो गई। अब मैंने आपको फिर से एक बार को पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, कि मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है प्यारे बच्चों जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। कर क्या रहा है, तो इसका अगर हम प्रिंसिपल बताएं तो अगर हम करंट कैरिंग कोइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो प्यारे बच्चों वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बीच में आपको क्या नजर आ रही है, एक सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोन नजर आ रही है, उसके ऊपर एक फ्रेम है और उस पर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर होता है ये वाला, और उस पर एक मिरर है जो डिफ्लेक्शन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है।
और ये जो आपके पास कर्व पीसेस में दिखाई दे रही हैं, ये आपकी परमानेंट मैग्नेट है, ये आपका स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। जो ये स्प्रिंग है, इसके 3 काम बताए, सर्किट कंप्लीट कर रहा है, कॉइल को पोजीशन में रख रहा है और रीस्टोरिंग टॉर्क देता है। जैसे ही आपने करंट को फ्लो कराया, ये करंट आपकी फ्लो होती हुई दिख रही होगी या नहीं, तो ये जैसे ही करंट आप फ्लो कराते हो, तुरंत इस पर एक टॉर्क लगता है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बैलेंस हो रहा है रीस्टोरिंग टॉर्क से। हमने दोनों को इक्वेट किया और उससे हमारे पास ये पता चला कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर है? फिर हमने इसकी सेंसिटिविटी देखी कि सेंसिटिविटी का मतलब कि स्मॉल करंट पर लार्ज डिफ्लेक्शन। 2 टाइप की सेंसिटिविटी देख ली, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज। और यह भी देखा कि करंट जरूरी नहीं है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। फिर आपको 2 चीजें और बताई मैंने कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है और जो आपके पास सॉफ्ट आयरन सिलेंडर या सॉफ्ट आयरन कोर है उसका काम क्या है। तो ये आपका पूरा एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता है प्यारे बच्चों। इससे जो भी अब आपसे पूछा जाएगा आप इसका आंसर दोगे। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।